Hello student, very good afternoon. I hope you are fine. Welcome to expert classes by Manju ma'am. स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय हम आप लोगों का मॉडल पेपर स्टार्ट किए हुए हैं। तो ये आप लोगों का न्यू मॉडल पेपर 2025 के अकॉर्डिंग है। कौन सी क्लास की बात मैं कर रही हूँ? तो जो बच्चे हमारे बीए, बीएससी, बीकॉम और बीबीए जिनका क्या है द्वितीय सेमेस्टर है स्टूडेंट, एग्ज़ाम कब होने वाला है उनका? तो 16/6/2025 को उनका एग्ज़ाम होगा। विषय कौन सा स्टूडेंट? तो अर्थशास्त्र, जिसको हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। और कौन सा ये मतलब वो है आपका पेपर कौन सा होगा? तो ये माइनर पेपर का आज मैं मॉडल पेपर लेकर आई हूँ, जो कि आप लोगों के एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पेपर का नाम क्या है स्टूडेंट? तो बेसिक इकोनॉमिक्स है। पेपर का नाम क्या है आप लोगों का? तो बेसिक इकोनॉमिक्स, ये आप लोगों का पेपर का नाम है स्टूडेंट। तो देखिए स्टूडेंट, इससे पहले आप लोगों को मैं एक दिन पहले को करिकुलर की क्लास मैंने दिया था। उसमें आप लोगों को मैंने अनाउंस किया था कि कल जो है इकोनॉमिक्स की माइनर क्लास लगेगी। तो इस समय जो आप लोगों का हम माइनर पेपर का, माइनर सब्जेक्ट का जो है क्लास ले रहे हैं। तो ये आज आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर वालों का जो पेपर है बेसिक इकोनॉमिक्स, उससे आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है। 90+ क्वेश्चन आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं स्टूडेंट, ठीक है। 90+ आप लोगों के लिए क्वेश्चन हमने लेकर आया है, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आइए स्टूडेंट, बिना समय गंवाए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि भारत के अर्थव्यवस्था की प्रकृति होती है। कैसी प्रकृति है अर्थव्यवस्था? तो ये देखिए, पहला ऑप्शन क्या दिया है? मिश्रित अर्थव्यवस्था। दूसरा ऑप्शन है प्रगतिशील अर्थव्यवस्था। तीसरा ऑप्शन है समतावादी अर्थव्यवस्था। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो भारत की अर्थव्यवस्था की प्रकृति कैसी है। तो इसमें आप लोगों का जो है मिश्रित भी पाया जाता है, प्रगतिशील भी पाया जाता है और समतावादी अर्थव्यवस्था भी पाया जाता है। अब आइए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए आपका क्या कर रहा है कि मुद्रा के सिद्धांत का पुनर्गठन खाली स्थान है के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो पहला ऑप्शन क्या है? मिल्टन फ्रीडमैन। दूसरा ऑप्शन है इविंग फिशर। तीसरा ऑप्शन है रॉबर्टसन और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला स्टूडेंट? इस प्रश्न का आंसर जो है आप लोगों का पहला होगा मिल्टन फ्रीडमैन। जो है वो क्या है? आपके मुद्रा के सिद्धांत का पुनर्गठन के साथ जो है इनका नाम जो है जुड़ा गया है, जुड़ा हुआ है। या यूं कह सकते हैं कि मुद्रा के सिद्धांत का पुनर्गठन जो है किनके द्वारा किया गया? तो फ्रीडमैन के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि फ्रीडमैन ने फिर एक मिनट, हाँ, फ्रीडमैन के मुद्रा परिणाम सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सा कथन जो है सत्य है? पहला ऑप्शन क्या दिया है? मुद्रा की मांग को वस्तु की मांग की तरह निर्धारित किया जा सकता है। दूसरा ऑप्शन है दो प्रकार के लोग मुद्रा को रखते हैं, व्यवसायिक फर्म और संपत्ति धारक। तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि ये दोनों कथन आपके सही हैं, जो कि मुद्रा की मांग को वस्तु की मांग की तरह जो है निर्धारित किया जा सकता है, ये भी बात सही है। और क्या है? मुद्रा को जैसे दो ही प्रकार के लोग रखते हैं, जिसमें क्या है व्यवसायिक फर्म वाले जो लोग आएंगे और जो संपत्ति का जो धारक है वो आएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वह अर्थशास्त्री जो, ठीक है, वह अर्थशास्त्री जो शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जुड़ा था। मतलब वह कौन सा अर्थशास्त्री है जो कि मतलब शिकागो जो है स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है? तो पहला ऑप्शन क्या है? मिल्टन फ्रीडमैन। दूसरा ऑप्शन है J.M. किंग। तीसरा ऑप्शन है अल्फ्रेड मार्शल और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? आपका यह प्रश्न का उत्तर हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मिल्टन फ्रीडमैन जो थे वो क्या थे? वह अर्थशास्त्री थे जो कि शिकागो स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? मुद्रा की बचत एवं निवेश मानता है कि, ठीक है, फिर क्या है? बचत एवं निवेश बराबर हो। दूसरा ऑप्शन अर्थव्यवस्था हमेशा पूर्ण रोजगार साम्य में होती है। तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे? इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों वाला। यानी जो आपका क्या है, बचत एवं निवेश क्या होना चाहिए? बराबर का होना चाहिए। अर्थव्यवस्था हमेशा पूर्ण रोजगार साम्य होती है। तो ये क्या है? मुद्रा की बचत एवं निवेश को जो है मानते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा
क्या कह रहा है। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को थोड़ा सा चैनल से संबंधित जानकारी दे रहे हैं। देखिए आप लोगों का जैसे अनिवार्य विषय में एक को करिकुलर भी आप लोगों का चल रहा होगा, ठीक है। तो को करिकुलर में इस बार जो है आप लोगों को ऑप्शन करके आया होगा। पहला ऑप्शन होगा स्टूडेंट की ह्यूमन, ठीक है, क्या है आपका ह्यूमन स्टडीज, सॉरी, हाँ, ह्यूमन स्टडीज एंड, नहीं गलत हो रहा है, देखिए नहीं, पहला ऑप्शन क्या है, उसमें आपको 2 ऑप्शन करके आया होगा। तो उसमें आपका जो है को करिकुलर में पहला होगा आपका ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडी, ये है आपका पेपर का नाम है, ठीक है। ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये आपका पेपर का नाम। दूसरा पेपर आपका रहा होगा फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, ठीक है। क्या है, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, ये आप लोगों का क्या है, को करिकुलर का पेपर का नाम होगा स्टूडेंट। तो जो बच्चे हमारे जो है ये आप अगर आपने पहला भरा होगा ह्यूमन वैल्यूज एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज आप भरे होंगे, तो उसकी भी क्लास आप लोगों का यूट्यूब पर पहले से है। और जो बच्चे हमारे फिजिकल एजुकेशन एंड योगा भरे होंगे उसका भी क्लास जो है यूट्यूब पर पहले से अवेलेबल है। और अभी आपको कल ही, मतलब कल का, यानी कि कल कितना तारीख था आपका, 14 मई था। तो 14 मई को हमने एक जो है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का जो है मॉडल पेपर डाला है। तो जो बच्चे हमारे इस समय, जैसे आप लोगों की क्लास यानी सेकेंड सेमेस्टर में जो पढ़ रहे हैं वो भी जो है फिजिकल एजुकेशन योगा पढ़ेंगे, और जो हमारे बच्चे 4th क्लास के हैं, 4th सेमेस्टर के हैं, तो वो भी जो है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा पढ़ेंगे। तो अभी 14 मई को हमने एक वीडियो डाला स्टूडेंट, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो को करिकुलर जो की क्लास जो जाकर वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा। और जो 4th सेमेस्टर के बच्चे हैं तो उनका जो है 2 जून को जो है को करिकुलर पेपर फिजिकल एजुकेशन एंड योगा होगा। और आप लोग जो सेकेंड सेमेस्टर के जो बच्चे हैं तो उनका जो है 20 जून को जो है को करिकुलर का पेपर होगा, जिसमें आप लोगों को जो है ह्यूमन वैल्यूज़ या इन्वायरमेंटल स्टडीज आपने भरा है तो आपको वो पेपर भी हमने पढ़ाया है। और फिजिकल एजुकेशन एंड योगा का जो है अभी रिसेंट में 14 मई को आप लोगों का एक वीडियो हमने डाला है। तो आप लोग पहले कंफर्म हो लीजिएगा कॉलेज से कि आप लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में को करिकुलर के लिए कौन सा पेपर भरा है, जिसमें आप लोगों ने अगर ह्यूमन वैल्यूज़ एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ भरा है तो उसकी क्लास जो है पहले से यूट्यूब पर वो देख लीजिएगा। और अगर आपने फिजिकल एजुकेशन एंड योगा जो है भरा है तो उसकी भी क्लास जो है हमने अभी 14 मई, और उसके पहले भी आप लोगों को टोटल जैसे 40 वीडियो और कल मतलब 14 मई को लेकर 41 वीडियो आप लोगों का यूट्यूब पर अवेलेबल है। तो आप लोग प्लीज़ जाकर वहाँ से को करिकुलर की तैयारी आप लोग अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन मुद्रा के आय सिद्धांत का पिता माना जाता है। पहला ऑप्शन क्या है, J.M. किंग्स, ठीक है, J.M. किंग्स। दूसरा ऑप्शन है J.S. मिल। तीसरा ऑप्शन है थॉमस टुक। और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो है आपका J.S. किंग्स जो है वो क्या है, आपके जो है आय सिद्धांत, मुद्रा के आय सिद्धांत के पिता के रूप में जाने जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मुद्रा की तरलता अभियान सिद्धांत को खाली स्थान है में लोकप्रिय बनाया, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, किन्स ने अपनी किताब रोजगार, ब्याज एवं मुद्रा का सामान्य सिद्धांत देकर। दूसरा ऑप्शन है मार्शल ने अपनी किताब अर्थशास्त्र के सिद्धांत देकर। तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर जो है आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो किन्स थे उन्होंने अपनी किताब रोजगार, ब्याज एवं मुद्रा का सामान्य सिद्धांत दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, गुरले, ठीक है, गुरले एवं शो की तरलता परिभाषा में इनमें से कौन मुद्रा में सम्मिलित है। पहला ऑप्शन क्या है, करेंसी। दूसरा ऑप्शन है मांग जमा। तीसरा ऑप्शन है निकट स्थानापत्र। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि रेड क्लिफ, ठीक है, क्या है, रेड, एक मिनट, हाँ, रेड क्लिफ समिति संबद्ध है, किससे संबंध है, आर्थिक क्रियाओं पर मुद्रा आपूर्ति के प्रभाव के अध्ययन से। दूसरा ऑप्शन है आर्थिक क्रियाओं पर समग्र तरलता के प्रभाव के अध्ययन से। तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, उपरोक्त दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वास्तविक शेष, ठीक है, वास्तविक शेष प्रभाव सिद्धांत
खाली स्थान है के द्वारा प्रतिपादित किया गया। पहला ऑप्शन क्या है, ए सी पीगू, ठीक है, ए सी पीगू। दूसरा ऑप्शन है आपका जे एम किंग्स। तीसरा ऑप्शन अरस्तु। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि ए सी पीगू ने वास्तविक शेष प्रभाव सिद्धांत को जो है प्रतिपादित किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि पीगू प्रभाव के अनुसार, ठीक है, पीगू प्रभाव के अनुसार कीमतों में कमी होती है तो क्या पूछ रहा है, रोजगार बढ़ेगा, ठीक है, रोजगार घटेगा, आमदनी कम होगी, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि पीगू प्रभाव के अनुसार जब कीमतों में कमी होगी तो उस समय क्या होगा, आपका रोजगार जो है बढ़ेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि वास्तविक शेष प्रभाव में अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि प्रभावित करती है किसको, मांग को, सापेक्ष कमी स्तर को, निरपेक्ष कीमत को, ठीक है, और उपरोक्त सभी। यहाँ कीमत है, कमी नहीं, सापेक्ष कीमत स्तर को, निरपेक्ष कीमत को, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है, आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा कि वास्तविक शेष प्रभाव जो होता है अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि जो होती है वो किसको मतलब प्रभावित करती है, तो मांग को भी प्रभावित करती है, सापेक्ष कीमत स्तर को भी प्रभावित करती है और निरपेक्ष कीमत को भी प्रभावित करती है। देखिए स्टूडेंट, आज का क्लास जो है आप लोगों का महामैराथन क्लास होने वाला है। ठीक है, तो महामैराथन क्लास में आप लोगों को हम टोटल जो है 90+ क्वेश्चन हम आप लोगों को आज लेकर आए हैं स्टूडेंट, जो कि आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को अगर आप आज पहली बार विजिट कर रहे हैं स्टूडेंट तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पर जो है आप लोगों का हम क्या कौन कौन सा विषय चलाते हैं स्टूडेंट, तो इसमें आप लोगों का जो अनिवार्य विषय है को करिकुलर आप लोगों का हम चलाते हैं, साथ में मेजर जो गृह विज्ञान है उसको हम चलाते हैं स्टूडेंट। मेजर गृह विज्ञान के जो बच्चे होंगे उनको इधर उधर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, इस पर हम आप लोगों का मॉडल पेपर देते हैं, चाहे वो बच्चे आपके मतलब बीए में पढ़ रहे हों या फिर एमए में पढ़ रहे हों। हम दोनों की क्लास जो है यहाँ यूट्यूब पर होम साइंस की क्लास जो है प्रॉपर में चलती है। उसके बाद साथ साथ आपके जो माइनर सब्जेक्ट जितने भी हैं उसकी भी क्लास इस साल से हम लगा रहे हैं। तो आप जो है आप 6 सेमेस्टर पढ़ेंगे स्टूडेंट, तो 6 सेमेस्टर आप लोगों को फ्री एंड कॉस्ट इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। इसका कोई भी पेमेंट आप लोगों को नहीं देना। एक बार चैनल से जुड़ गए तो आप 6 सेमेस्टर आप अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हैं। कौन कौन सी आपके जो भी सब्जेक्ट जो है आपके मेजर सब्जेक्ट में, जैसे मैंने बताया कि जो है होम साइंस और गृह विज्ञान, ठीक है, होम साइंस और सोशियोलॉजी की क्लास दोनों हम आप लोगों का लगाते हैं, साथ में आपके माइनर की क्लास चलती है और साथ में आपके को करिकुलर की भी क्लास इसी चैनल पर चलती है। तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें स्टूडेंट। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, रेड क्लिफ समिति का प्रतिवेदन वर्ष खाली स्थान में प्रकाशित हुआ, किस सन में प्रकाशित हुआ। पहला ऑप्शन क्या, 1959, 1960, 1970, 1981। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि रेड क्लिफ समिति का जो है प्रतिवेदन वर्ष जो है कब आपका वो हुआ था, तो याद रखिएगा कि 1959 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, सामान्यतः मांग वक्र होता है, कैसा होता है, ऊपर की ओर दाहिनी तरफ उठता है। दूसरा ऑप्शन है नीचे की ओर दाहिनी तरफ गिरता है। तीसरा ऑप्शन है क्षैतिज अक्ष के समानांतर होता है। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि सामान्यतः मांग वक्र जो होता है वो क्या है, नीचे की ओर दाहिनी तरफ क्या होता है, गिरता है स्टूडेंट। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आपूर्ति वक्र के बीच, ठीक है, आपूर्ति वक्र के बीच संबंधों को प्रदर्शित करता है, कौन करता है, आपूर्ति वक्र खाली स्थान के बीच संबंधों को प्रदर्शित करता है, कौन प्रदर्शित करता है। पहला ऑप्शन है किसी वस्तु की कीमत एवं मांगी गई मात्रा। दूसरा ऑप्शन किसी वस्तु की कीमत एवं आपूर्ति की गई मात्रा। तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि उपरोक्त दोनों वाला जो ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र के सिद्धांत, ठीक है, अर्थशास्त्र के 10 सिद्धांत खाली स्थान से संबंधित है। जो अर्थशास्त्र के जो 10 सिद्धांत हैं वह मतलब किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, ग्रेगोरी मेंकी। दूसरा ऑप्शन रॉबर्टसन। तीसरा ऑप्शन है जे एस किंग्स और चौथा ऑप्शन है आपका इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे जो अर्थशास्त्र के जो 10 सिद्धांत जो है वो किससे संबंधित है, तो ग्रेगोर मैंकी से संबंधित है। किससे संबंधित है स्टूडेंट, ग्रेगोर मैंकी से संबंधित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि व्यष्टि
एक मिनट, थोड़ा सा प्रश्न को मैं छोटा कर लूँ। देखिए क्या है यहाँ पे, व्यष्टि अर्थ शास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र खाली स्थान है, के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करता है। कौन करता है? व्यक्ति करता है, परिवार करते हैं, या फर्म करता है, या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु से संबंधित है। ठीक है, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु से क्या संबंधित है? इच्छाओं, प्रयासों, संतुष्टि, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका उपरोक्त सभी वाला। जो अर्थशास्त्र का जो विषय होता है वह विषय वस्तु किससे संबंधित होता है? तो आपका इच्छा से भी होता है, आपके प्रयास से भी होता है, और संतुष्टि से भी होता है। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, इनमें से, ठीक है, इनमें से एक मिनट, इनमें से कौन सा मुद्रा समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित है? पहला ऑप्शन क्या है, मुद्रास्फीति, दूसरा ऑप्शन है बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन है राष्ट्रीय आय, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। यहाँ पर तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला हो जाएगा। जो मुद्रा समष्टि अर्थशास्त्र से संबंधित कौन है? सभी हैं, यानी कि आपका मुद्रास्फीति भी है, ठीक है, बेरोजगारी भी है, और राष्ट्रीय आय भी है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि अवसर लागत से मिलकर बनी होती है। अवसर खाली स्थान है, अवसर लागत खाली स्थान है, से मिलकर बनी होती है। किससे मिलकर बनी? तो आर्थिक क्रिया की अस्पष्ट लागत, दूसरा ऑप्शन आर्थिक क्रिया की अस्पष्ट लागत, तीसरा ऑप्शन है आपका उपरोक्त सभी, उपरोक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका उपरोक्त दोनों वाला जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, जब उत्पादन, ठीक है, एक मिनट, हाँ देखिए क्या है आपका, जब उत्पादन संभावना वक्र बाहर की ओर परिवर्तित होता है तो यह प्रकट करता है, क्या प्रकट करता है? अर्थव्यवस्था में वृद्धि को, एक अर्थव्यवस्था में संकुचन को, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सेकेंड और थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि अर्थव्यवस्था में वृद्धि को, एक अर्थव्यवस्था में संकुचन को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, उत्पादन वक्र जोड़ता है, किसको जोड़ता है? पहला ऑप्शन क्या है स्टूडेंट कि दो उत्पादित वस्तुओं के सभी संभावित संयोगों को, सभी उत्पादन के साधन पूर्णतया प्रयोग किए गए हैं, तीसरा उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, इस प्रश्न का आंसर जो होगा आपका उपरोक्त दोनों वाला आंसर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, एक पूंजी वस्तु है। एक पूंजी वस्तु क्या होता है? पहला ऑप्शन दिया है आपका कि कोई भौतिक संपत्ति जिसे भविष्य में उत्पादन में प्रयोग किया जाता है, दूसरा ऑप्शन है उपभोक्ताओं द्वारा प्रयोग किया जाता है एवं भविष्य में कोई उत्पादक उपयोग नहीं होता है, तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे इस प्रश्न का आंसर जो होगा आपका एक पूंजी वस्तु जो कोई भी संपत्ति, ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि कोई भौतिक संपत्ति जिसे भविष्य में उत्पादन में प्रयोग किया जा सकता है, वही क्या है आपका एक पूंजी वस्तु के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आर्थिक, देखिए यहाँ पर आर्थिक, ये होगा आर्थिक, एक मिनट, हाँ, आर्थिक समृद्धि से संबंधित है। आर्थिक यहाँ पर समृद्धि होगा, समृद्धि, ये सम नहीं होगा, ठीक है, ये वाला होगा, आर्थिक समृद्धि से संबंधित, ये गलत हो गया है, इसको सही कर लीजिएगा। समय के साथ जीडीपी में वृद्धि, दूसरा ऑप्शन समय के साथ संस्थाओं में बदलाव, समय के साथ जीडीपी में कमी, और जीडीपी में कोई परिवर्तन नहीं। तो जो आर्थिक समृद्धि है वो क्या है, समय के साथ जीडीपी में वृद्धि से संबंधित होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, आर्थिक विकास में क्या सम्मिलित है? पहला ऑप्शन क्या, समय के साथ संस्थाओं में बदलाव, दूसरा ऑप्शन समय के साथ जीडीपी में वृद्धि, तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका उपरोक्त दोनों वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो आर्थिक विकास में क्या सम्मिलित, तो समय के साथ संस्थाओं में बदलाव भी जो है सम्मिलित होता है, और समय के साथ जो है जीडीपी में वृद्धि भी सम्मिलित होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या करें, किसी अर्थव्यवस्था की, ठीक है, किसी अर्थव्यवस्था की टेक ऑफ यानी उड़ान की स्थिति में क्या होता है? तो निवेश की दर में वृद्धि होती है, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में बढ़ती है,
उत्पादन तकनीक परिवर्तित होती है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इनमें से कौन उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता है। इनमें से कौन उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता है। पहला ऑप्शन क्या है, संसाधन की आपूर्ति स्थिर है। दूसरा ऑप्शन है संसाधन पूर्ण तथा नियोजित है। तीसरा ऑप्शन है तकनीक स्थिर। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन उत्पादन संभावना वक्र की मान्यता है। पहला ऑप्शन क्या है, संसाधनों की आपूर्ति स्थिर है। दूसरा ऑप्शन है संसाधन पूर्ण तथा नियोजित है। तीसरा ऑप्शन तकनीक स्थिर है। चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आप देखिए 29 क्या है, आर्थिक संवृद्धि है में, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे ऐसे बता रहे थे, वहाँ भी वही संवृद्धि बना लीजिएगा, ऊपर अभी जो प्रश्न गया था। आर्थिक संवृद्धि में क्या है, पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता है, ठीक है, उपयोग वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता है, उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि आपका उपरोक्त दोनों वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि आर्थिक संवृद्धि में जो है उपरोक्त दोनों, यानी पूंजीगत वस्तुओं का भी उत्पादन आपका बढ़ेगा और उपयोग वस्तुओं का भी उत्पादन जो है बढ़ता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जो है आर्थिक अर्थशास्त्र का पिता कौन है, आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता कौन है। एडम स्मिथ, अल्फ्रेड मार्शल, रॉबर्टसन और इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, जो आधुनिक अर्थशास्त्र का पिता जो है आपका कौन है, एडम स्मिथ जी को माना जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या है, आर्थिक सिद्धांत, ठीक है, आर्थिक सिद्धांत विभिन्न आर्थिक कारकों खाली स्थान है को सम्मिलित करता है, क्या कहलाता है, विश्लेषण करने में, परिभाषित करने में, वर्णन करने में, उपयुक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। जो आर्थिक सिद्धांत है वो विभिन्न कारकों को किसको किसको सम्मिलित करेगा। तो याद रखिएगा कि आर्थिक में सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है, हम विश्लेषण भी करते हैं। विश्लेषण का मतलब क्या हुआ, एनालिसिस भी करते हैं। आर्थिक सिद्धांत को हम परिभाषित भी करते हैं और जहाँ आवश्यकता पड़ा तो उसको हम वर्णन भी करते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि चरों के बारे में क्या सत्य है। पहला ऑप्शन क्या है आपका, एक चर का मूल्य समय के साथ बदलता जाता है। दूसरा ऑप्शन है चर आर्थिक क्रियाओं, यहाँ पर ये बना लीजिएगा स्टूडेंट, ये थोड़ा सा देखिए, कभी कभी क्या होता है ना, टाइप करने में थोड़ा सा वर्डों का हेर फेर हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या, आर्थिक क्रियाओं में क्रियाओं के प्रदर्शित करने वाले संकेतक उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। था हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि चरों के बारे में क्या सत्य है आपका। तो जो है एक चर का मूल्य जो है समय के साथ बदलता रहता है, ये भी बात सही है। और चर जो होता है आर्थिक क्रियाओं के प्रदर्शित करने वाले क्या होते हैं, एक संकेतक होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जो है मान्यताओं के संदर्भ में क्या सही है। पहला ऑप्शन क्या है, मान्यताएं वास्तविक संसार की गतिविधियों को सामान्य करती हैं, ठीक है, वे स्थिति को समझने योग्य बनाती हैं। तीसरा ऑप्शन उपयुक्त दोनों। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको उपयुक्त दोनों वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, मान्यताओं के संदर्भ में क्या होता है, तो याद रखिएगा कि क्या सही है, तो दोनों सही। जो मान्यताएं होती हैं वास्तविक संसार की गतिविधियों को सामान्य करती हैं और वे स्थिति को समझने योग्य बनाती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि स्टॉक के बारे में बताइए। ठीक है, स्टॉक क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो यह एक चर है, पहला ऑप्शन क्या है, यह एक चर है जो एक निश्चित समय पर मापा जाता है। दूसरा ऑप्शन है इसमें समय आयाम नहीं है। तीसरा ऑप्शन है उपयुक्त दोनों। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका उपयुक्त दोनों वाला बताएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अर्थशास्त्र में प्रवाह संबंधित है। अर्थशास्त्र में क्या होता है, प्रवाह जो होता है वो संबंधित है, किससे संबंधित है, तो पहला ऑप्शन क्या है, एक चर समय के बीच मापा जा सकता है। दूसरा ऑप्शन क्या है, इसमें समय आयाम होता है। तीसरा ऑप्शन उपयुक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट, आपका उपयुक्त दोनों वाला। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, संपत्ति का
एक उदाहरण है। संपत्ति का क्या उदाहरण होता है? स्टॉक होता है, प्रवाह होता है, दोनों होता है, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि स्टॉक होता है। संपत्ति का एक उदाहरण क्या होता है? स्टॉक होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? आर्थिक पूर्व अनुमान। ठीक है, आर्थिक पूर्व अनुमान एक खाली स्थान प्रक्रिया है। कैसा? अर्थशास्त्र की भावी स्थिति का अनुमान लगाने में, ठीक है, एक मिनट, अनुमान लगाने के लिए है शायद, एक, हाँ थोड़ा छोटा हो गया, मिल गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अर्थव्यवस्था की भावी स्थिति का अनुमान लगाने के प्रयास की। दूसरा ऑप्शन है यह व्यापक रूप से प्रचलित संकेत का एक संयोग है। तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट? आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 38 क्या कह रहा है स्टूडेंट? तो यहाँ पर देखिए एक क्या है, एक फलनात्मक संबंध स्पष्ट करता है। क्या? व्याख्यात्मक एवं परतंत्र चर के बीच संबंध का बीज गणितीय प्रारूप। दूसरा ऑप्शन चर के बीच कोई संबंध नहीं। तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि व्याख्यात्मक और जो है परतंत्र चर का जो के बीच का क्या होता है? बीजगणितीय प्रारूप को फलनात्मक संबंध स्पष्ट करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आपका प्रतिगमन विश्लेषण खाली स्थान है के अन्वेषण का एक उदाहरण है। पहला ऑप्शन क्या है? दो चरों के बीच अंतर संबंध। दूसरा ऑप्शन है चरों के वास्तविक परिवर्तन। तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम यहाँ पे क्या बताएंगे स्टूडेंट? उपरोक्त दोनों वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यानी थर्ड ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक वक्र ढाल, ठीक है, एक वक्र ढाल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसको प्रदर्शित? ढाल बराबर उठाना या दौड़ना। ढाल बराबर y2 - y1 ब्रैकेट में या x2 - x1, या ये पहला और दूसरा दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट? आपका उपरोक्त दोनों वाला ऑप्शन सही है कि जो एक वक्र का ढाल जो है ये दोनों चीज़ों को क्या करता है? प्रदर्शित करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मांग की कीमत लोच को प्रदर्शित किया जाता है। ईपी त्रिभुज क्यूपी पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा क्या है? ईपी बराबर त्रिभुज पी त्रिभुज क्यू, और सी ऑप्शन हो गया ए और बी दोनों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? मांग की लोच, ठीक है, मांग की लोच खाली स्थान है संबंधों को प्रकट करती है। किसको प्रकट करती है? तो उत्पादन में परिवर्तन एवं मांग को प्रभावित करने वाले कारकों में परिवर्तन। दूसरा ऑप्शन है वास्तविक उत्पाद एवं कीमत परिवर्तन। तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा स्टूडेंट? याद रखिएगा कि मांग लोच जो होता है वो क्या है? उपरोक्त दोनों। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त दोनों वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ब्याज की तरलता अभिमान सिद्धांत संबंधित है। ठीक है, ब्याज की तरलता अभिमान सिद्धांत संबंधित है। किससे संबंधित है? तो जे एस्किन से। ठीक है, पहला ऑप्शन क्या है? जे एस्किन। दूसरा ऑप्शन अल्फ्रेड मार्शल से। तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट? ब्याज की तरलता अभिमान सिद्धांत जो होता है वो मतलब किससे संबंधित है आपका? तो जे एम किन्स से संबंधित। किससे संबंधित स्टूडेंट? जे एम किन्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ब्याज के आधुनिक सिद्धांत में आईएस, ठीक है, आईएस बताता है। क्या बताता है स्टूडेंट? पहला ऑप्शन क्या है? निवेश एवं बचत को। ठीक है, ब्याज दर एवं संतुष्टि स्तर को। तीसरा ऑप्शन है आपका उपरोक्त दोनों। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट? आपका जो है उपरोक्त दोनों वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन में देखिए आपका 45 क्या कह रहा है कि भारत, ठीक है, भारत खाली स्थान की समस्या का सामना कर रहा है। भारत जो है कौन कौन सी समस्याओं का सामना कर रहा है? तो पहला ऑप्शन क्या है आपका? संरचनात्मक बेरोजगारी। ठीक है, तो ये भी बात सही है। फिर क्या? घर्षणात्मक बेरोजगारी, ये भी बात सही है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका उपरोक्त दोनों वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि घरेलू, ठीक है, सकल घरेलू उत्पाद सम्मिलित करता है। क्या सम्मिलित करता है स्टूडेंट? पहला ऑप्शन क्या दिया है?
लेखा वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं का मूल्य। दूसरा ऑप्शन है लेखा वर्ष में उत्पादित समस्त सेवाओं का मूल्य। तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका उपरोक्त दोनों वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि जो सकल घरेलू उत्पाद में क्या सम्मिलित होता है, तो लेखा वर्ष यानी एक वर्ष के समस्त वस्तुओं का क्या मतलब लेखा जोखा है, क्या मूल्य निर्धारित किया गया उसको करते हैं, और क्या उत्पादन क्या हुआ और उस उत्पादन से जैसे कितने लोगों का जो है सेवा हुआ, कितने लोगों तक वो साधन संसाधन पहुँचे, इसका जो है देखा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, मुद्रास्फीति, ठीक है, मुद्रास्फीति खाली स्थान है के द्वारा मापा जाता है, किसके द्वारा, उपभोक्ता कीमत सूचांक, थोक कीमत सूचांक। तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो फिर क्या है, आपका उपरोक्त दोनों वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। मुद्रास्फीति को जो है किसके द्वारा मापा जाता है, तो उपभोक्ता कीमत सूचकांक के द्वारा भी नापते हैं और थोक कीमत सूचकांक के द्वारा भी हम नापते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि जीडीपी पर दिखता है, जीडीपी पर क्या दिखता है, जीडीपी बाजार मूल्य बराबर अप्रत्यक्ष कर। दूसरा ऑप्शन जीडीपी बाजार मूल्य बराबर अप्रत्यक्ष कर प्लस सहायकी। तीसरा ऑप्शन है जीडीपी प्लस अप्रत्यक्ष कर, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट ये थोड़ा सा छूट गया है आपका, तो देखिए सहायकी ऐसे लिखाएगा, सहायकी, ठीक है, एक ही में रहेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जो है सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर सही जगह, जीडीपी बाजार मूल्य बराबर क्या होता है आपका अप्रत्यक्ष कर और सहायकी, ये दोनों क्या जीडीपी के अंदर में आते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मुद्रा के परिणाम सिद्धांत में कौन सा सही है, ठीक है, कौन सा सही है। पहला ऑप्शन क्या है, एम भी बराबर पी टी। दूसरा ऑप्शन एम पी बराबर भी टी। तीसरा ऑप्शन एम पी बराबर पी भी, और चौथा है ओ पी बराबर एम भी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एम भी बराबर पी टी हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्टूडेंट, एम भी बराबर पी टी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ब्याज की, ठीक है, ब्याज की आधुनिक खाली स्थान सिद्धांत के द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है, किसके द्वारा, तो जे एस हिंग्स। दूसरा ऑप्शन है मिल्टन फ्रीडमैन। तीसरा ऑप्शन अरस्तु। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि ब्याज जो है आधुनिक सिद्धांत के अंतर्गत किस में होता है, तो जे आर हिक्स के द्वारा जो है दिया गया था। देखिए स्टूडेंट, आप अभी फिर आप लोगों को एक बार फिर से हम जो है याद दिलाना चाहते हैं कि आप लोग जो है को करिकुलर की तैयारी, ठीक है, किसकी सब्जेक्ट की स्टूडेंट, तो को करिकुलर की तैयारी जो है आप लोग इस चैनल पर कर सकते हैं। साथ में आपके मेजर जो है गृह विज्ञान, इसकी क्लास भी आप लोगों को इस चैनल पर हम बहुत जल्द ही लगाने वाले हैं। उसके साथ जो है आप लोगों का माइनर विषय की भी क्लास आप लोगों का इसी चैनल पर चलता है। अगर आप चैनल को इस बार पहली बार जो है विजिट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें स्टूडेंट, ठीक है। तो अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि ब्याज, ठीक है, एक मिनट, हाँ, ब्याज का आधुनिक सिद्धांत के द्वारा विकसित किया गया था। तो अभी हम बताएं जे आर हिक्स के द्वारा जो है दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, भारत के अर्थव्यवस्था की प्रकृति में शामिल है, भारत की अर्थव्यवस्था की प्रकृति में क्या शामिल है। तो पहला ऑप्शन क्या, एक संघीय अर्थव्यवस्था। दूसरा है विकासशील अर्थव्यवस्था। तीसरा ऑप्शन एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था। चौथा ऑप्शन है एक लोचपूर्ण अर्थव्यवस्था। पांचवा है उपरोक्त सभी स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर 5 ऑप्शन तो आपको नहीं रहेगा, 4 ही ऑप्शन रहेगा, लेकिन ये 4 ऑप्शन पहले से मौजूद थे स्टूडेंट, इसलिए आपको 5वां ऑप्शन बताना मुझे पड़ा कि उपरोक्त सभी। याद रखिएगा कि भारत की अर्थव्यवस्था की प्रकृति, अभी ऊपर भी एक क्वेश्चन गया उसमें 4 ऑप्शन थे, और प्लस यहाँ पे भी क्या है आपका 5 ऑप्शन है, तो 5 में से 4 आपका जो है अर्थव्यवस्था की जो है प्रकृति पाई जाती है। तो ये आप लोग प्रकृति बहुत अच्छे से इसको देख लीजिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय संरचना, ठीक है, देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना का अध्ययन करते हैं, कितने चरणों में करते हैं या कितने भाग में करते हैं। पहला ऑप्शन क्या है 5, दूसरा ऑप्शन 6, तीसरा ऑप्शन 9, चौथा ऑप्शन 8। तो याद रखिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना का अध्ययन जो है 5 स्टेप में हम लोग करते हैं, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना का अध्ययन, भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना का अध्ययन कितने मदों में करते हैं।
पहला ऑप्शन क्या है भौगोलिक वातावरण, दूसरा ऑप्शन है मानव संसाधन, तीसरा ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधन, चौथा ऑप्शन है कृषि एवं सिंचाई, पांचवा है उद्योग एवं परिवहन, छठा है उपरोक्त सभी। तो याद रखिएगा ये एक जगह बस हम इसलिए दे दिए स्टूडेंट कि आप लोग इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना का अध्ययन जो है कितने मदों में या कितने चरणों में किया जाता है। तो ये चरण जो है अभी ऊपर गया है ना 5 चरण, तो ये पांचों चरण कौन कौन से हैं ये आप एक जगह लिख लीजिएगा, लिख कर आप याद कर लेंगे तो ये दिमाग में हमेशा रहेगा। जो पहला है आपका भौगोलिक वातावरण के तहत देखते हैं, दूसरा क्या है मानव संसाधन के तहत देखते हैं, तीसरा है प्राकृतिक संसाधन है, चौथा क्या है कृषि एवं सिंचाई है, और पांचवा जो है उद्योग एवं परिवहन है। ये सब क्या भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना का अध्ययन के क्या है मद हैं या पद हैं, कुछ भी ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि प्राकृतिक संसाधन का अध्ययन होता है किसके द्वारा, भूमि तथा मट्टियों के द्वारा, ठीक है, वन संसाधन द्वारा, जल संसाधन द्वारा, खनिज तथा शक्ति संसाधन द्वारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो प्राकृतिक संसाधन का अध्ययन जो होता है भूमि और मट्टियों का भी हम करते हैं, वनों का भी करते हैं, जल का भी कर, सब क्या सब हमको नेचर से मिला हुआ, जैसे भूमि और मिट्टी क्या होती है प्रकृति में पाई जाती है, वन भी क्या है प्रकृति में है, जल भी क्या है हमें जल भी जो है फ्री में मिला प्रकृति के द्वारा, खनिज और शक्ति संसाधन भी खनिज लवण जो होते हैं वो भी प्रकृति के द्वारा मिला। तो ये सब क्या सब हमको प्रकृति ने गिफ्ट किया है। तो अध्ययन जो है इतने जो है हम जो है इसके तहत इतने विषयों पर अध्ययन कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था की परंपरागत विशेषताएं हैं। पहला क्या कृषि की प्रधानता, दूसरा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था, तीसरा है प्रति व्यक्ति निम्न आय, चौथा है पूंजी की कमी, और पांचवा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए हम बार बार आप लोगों को ये बता रहे स्टूडेंट कि आप लोग जो है इसको एक जगह लिख लीजिएगा कि जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था की परंपरागत विशेषताएं क्या है। तो इसमें क्या है कृषि की प्रधानता को हम देखते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को हम देखते हैं, प्रति व्यक्ति निम्न आय क्या है मतलब एक व्यक्ति की निम्नतम आय क्या है, और पूंजी की कमी क्या है, ये सब कुछ हम देखते हैं किसके भारतीय अर्थव्यवस्था की परंपरागत विशेषताओं के अंतर्गत। ये इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर के द्वारा निर्धारित होता है, क्या निर्धारित होता है, पूंजी की पूर्ति, पूंजी की मांग, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट आपका जो है ब्याज के प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार ब्याज दर जो होता है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला, उपरोक्त दोनों हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है आपका ब्याज के अंतर्गत कौन कौन चीज़ें आ सकती हैं। तो देखिए पूंजी की पूर्ति के द्वारा भी हम कर सकते हैं और पूंजी की मांग के द्वारा भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त दोनों वाला ऑप्शन यहाँ पे यानी थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आप लोगों का राइट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 57 क्या कह रहा है कि 9 प्रतिष्ठित ब्याज के सिद्धांत के अनुसार ब्याज की दर खाली स्थान है के द्वारा निर्धारित होती है, किसके द्वारा जो है निर्धारित होती है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या दिया है ऋण योग कोषों की आपूर्ति, ऋण योग कोषों की मांग, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट इस प्रश्न का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो है 9 प्रतिष्ठित ब्याज सिद्धांत के अनुसार क्या है हम ऋण मतलब कर्ज लेना और कोषों की आपूर्ति को भी देखते हैं और ऋण योग कोष की मांग को भी देखते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है इनमें से कौन तरलता मांग से सम्मिलित है। ठीक है, इनमें से कौन तरलता मांग में से सम्मिलित है। पहला ऑप्शन क्या आय का मांग, सट्टा मांग, पूर्व पाप मांग और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि जो है 90+ हमने क्वेश्चन लिया है, तो थोड़ी सी आज की क्लास जो है हो सकता है 40-45 मिनट का हो जाए मैराथन क्लास की तरह। तो आप लोग बिल्कुल मतलब स्थिर होकर इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यही सारे क्वेश्चन जो है आपके आते हैं, रिपीटेड होते हैं।
देखिए यहाँ पे क्या है आपका आर्थिक विकास का घटक कौन है, तो पहला ऑप्शन क्या है मानवीय संसाधन, दूसरा है प्राकृतिक संसाधन, तीसरा है प्रौद्योगिकी, चौथा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि आर्थिक विकास के घटक के अंतर्गत क्या आते हैं आपके मानवीय संसाधन भी आते हैं, प्राकृतिक भी आते हैं और प्रौद्योगिकी भी आते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि इनमें से कौन आर्थिक समृद्धि का संकेतक है, आर्थिक समृद्धि का संकेतक कौन है। पहला ऑप्शन क्या दिया वास्तविक जीडीपी, ठीक है जीडीपी। अच्छा स्टूडेंट आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है। दूसरा क्वेश्चन क्या है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि आप लोगों का यहाँ थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा कि इनमें से आर्थिक समृद्धि का संकेतक क्या जीडीपी के तहत भी हम क्या करते हैं देखते हैं और वास्तविक प्रति व्यक्ति आय भी देखा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आर्थिक विकास के लिए, ठीक है आर्थिक विकास के लिए इनमें से कौन सा सही है। पहला ऑप्शन क्या है यह गुणात्मक अवधारणा होती है, यह बहुआयामी है, यह विकासशील देशों से संबंधित है और उपरोक्त सभी। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आर्थिक विकास क्या है आर्थिक विकास के लिए कौन सा कथन जो सही है, तो यहाँ पर क्या होगा आप लोगों का उपरोक्त सभी वाला सही हो जाएगा क्योंकि आर्थिक विकास के तहत जो होता है स्टूडेंट आपका जो है यह गुणात्मक अवधारणा के तहत भी आता है, यह बहुआयामी भी होता है और विकासशील देशों से भी क्या होता है ये संबंधित होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है नव प्रतिष्ठित, ठीक है एक मिनट हाँ देखिए क्या है नव प्रतिष्ठित समृद्धि सिद्धांत के अनुसार आर्थिक समृद्धि के लिए क्या आवश्यक है, श्रम आवश्यक है, पूंजी आवश्यक है, प्रौद्योगिकी आवश्यक है या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि आपका श्रम पूंजी और प्रौद्योगिकी तीनों चाहता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि एक साधन के घटते हुए प्रतिफल के क्या कारण है। क्या होता है स्थिर साधन का अत्यधिक उपयोग होता है, उत्पादन को साधनों का अपूर्ण प्रतिस्थापन, फिर क्या है उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट आपका जो है उपरोक्त दोनों वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है पैमाने के प्रतिफल के प्रकार हैं, ठीक है पैमाने के प्रतिफल के क्या प्रकार होते हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है पैमाने के स्थिर प्रतिफल, दूसरा ऑप्शन है पैमाने के घटते हुए प्रतिफल, तीसरा ऑप्शन है पैमाने के बढ़ते हुए प्रतिफल और यहाँ पे क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट आपका जो चौथा ऑप्शन जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा कि पैमाने के प्रतिफल के प्रकार क्या है इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर देखिए 65 आपका क्या है कि निम्न में से, ठीक है क्या प्रश्न आपका निम्न में से भारतीय अर्थव्यवस्था की परंपरागत विशेषताएं हैं। पहला ऑप्शन क्या है आपका संपन्नता में दरिद्रता, दूसरा ऑप्शन जनसंख्या का अधिक दबाव, तीसरा ऑप्शन है परंपरावादी समाज, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि परंपरागत विशेषताओं में क्या संपन्नता में दरिद्रता भी आती है, जनसंख्या का अधिक दबाव भी रहता है और परंपरावादी समाज से भी होता है, ठीक है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या है कि आभास लगान का विचार जो है आभास लगान का विचार जो है किसने दिया। पहला ऑप्शन क्या है मार्शल, दूसरा ऑप्शन रॉबिन्सन, तीसरा ऑप्शन है रॉबर्ट, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो आभास लगान है स्टूडेंट इसका जो है विचार जो है किसने दिया था, तो मार्शल ने दिया था, ठीक है मार्शल ने क्या है आभास लगान का जो है विचार जो है दिया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि आभास लगान उत्पन्न होता है, ठीक है आभास लगान क्या है उत्पन्न होता है, कैसे आभास लगान उत्पन्न होता है क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है अल्पकाल या अल्प समय, दीर्घकालीन, उपरोक्त दोनों इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आभास लगान जो होता है वो उत्पन्न क्या होता है अल्पकाल या अल्प समय। अल्प का मतलब क्या होता है स्टूडेंट याद रखिएगा कि अल्प का मतलब होता है कम, ठीक है अल्प का क्या मतलब होता है तो कम। तो आभास लगान जो होता है वो कम समय या कम काल के लिए होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किसने कहा, ठीक है
किसने कहा ब्याज एक पूर्णतः मौद्रिक घटना है? पहला ऑप्शन क्या है? जे.एम. किन्स ने, मार्शल ने, हिक्स ने, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जे.एम. किन्स ने कहा कि जो ब्याज है वह क्या है? एक पूर्णतः जो है मौद्रिक घटना है। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर देखिए 69 क्या है आपका? तो विकास केंद्रित अर्थव्यवस्था की विचारधारा निम्न में से किसने दिया था? ठीक है, किसने दिया था? ये प्रश्न थोड़ा सा अधूरा है। हाँ, अब देखिए फिर सही, किसने दिया था? तो पहला ऑप्शन क्या है? मार्शल ने, हिक्स ने, रॉबिन्स ने, और इनमें से कोई नहीं। तो विकास केंद्रित अर्थव्यवस्था की विचारधारा जो है सबसे पहले या किसने दिया था? तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट? आपका मार्शल ने दिया था, यानी ऑप्शन जो है पहला यहाँ पे सही हो जाएगा स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, आप लोगों को हम जो है इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो को करिकुलर का वीडियो का जो है प्ले लिस्ट भी आप लोगों को हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को देंगे। ठीक है, को करिकुलर का इसी में हम आप लोगों को लिंक दे देंगे, तो आप वहाँ से भी अपनी तैयारी पूरा कर सकते हैं। ये चूँकि देखिए मॉडल पेपर, ये इकोनॉमिक्स का ये पहला मॉडल पेपर मेरा है, और ये आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे। बहुत सारे क्वेश्चन जो है आप लोगों के यहीं से रिपीट हो जाएंगे स्टूडेंट, इसलिए इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान केंद्रित करके आप लोग देखिएगा। और अभी आप लोग के पास बहुत समय है, आप चाहेंगे तो कम से कम 8-10 बार वीडियो देख लेंगे तो याद हो जाएगा, या आपके पास समय है तो आप एक एक प्रश्न को लिख कर आप लोग रट लीजिए। दोनों तरीका आप लोगों के पास है। तो हम जैसा कि आप लोगों को बता रहे हैं कि दोनों आप लोगों का जो को करिकुलर जो दोनों पेपर है, दोनों में से कोई एक ही आपको करना है, तो जो आपने भरा होगा तो आप उसको देख लीजिएगा। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दोनों को करिकुलर का प्ले लिस्ट का जो है लिंक डाल देंगे, आप वहाँ से अपनी तैयारी जो है कर सकते हैं। ठीक है, अब आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अर्थव्यवस्था। ठीक है, अर्थव्यवस्था एक वास्तविक विज्ञान है, यह कथन किसका है? तो रॉबिन्स का है, रॉबर्ट हुक का है, रॉबर्टसन्स का, या इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि अर्थव्यवस्था एक वास्तविक विज्ञान है, यह कथन जो किसने दिया था? तो रॉबिन्स ने दिया था, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? वस्तु की प्रति इकाई कीमत को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? AR द्वारा, MR द्वारा, OP द्वारा, MV द्वारा। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो वस्तु की प्रति इकाई की कीमत को जो है आपका AR के द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का निम्न उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है स्टूडेंट? तो देखिए यहाँ पर क्या, अधिकतम सामाजिक कल्याण, अधिकतम सार्वजनिक कल्याण, उपरोक्त दोनों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? देश से तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों हो जाएगा। जो समाजवादी अर्थव्यवस्था है स्टूडेंट, तो उसके क्या मतलब उद्देश्य हैं? तो उसके उद्देश्य जो है आपके उपरोक्त दोनों वाले हैं। इसके सामाजिक अर्थव्यवस्था का मतलब समझते हैं स्टूडेंट कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिससे क्या हो, हमारे समाज को, हमारे देश को लाभ पहुँचे। जैसे हमारे भारत की क्या है? सामाजिक अर्थव्यवस्था है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो है आपकी जो सरकारी ट्रेन के अलावा प्राइवेट भी चलता है, यानी सरकारी बस हो गया, सरकारी चिकित्सालय हो गए, तो उसके साथ साथ क्या है आपका प्राइवेट भी चल रहा है, यानी सरकारी के साथ साथ प्राइवेट का होना, ये सब क्या है आपके समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है। तो याद रखिएगा कि जो मतलब वह अर्थव्यवस्था जो हम जिसका लाभ मतलब सामाजिक कल्याण के मतलब अधिक से अधिक लोग जो है उसका लाभ उठा सकें, वही क्या है आपका सामाजिक अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आता है, या उसका ही ये उद्देश्य। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका जो है उपरोक्त दोनों वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 73 देखिए कि निम्न में किसने क्रमवाचक सिद्धांत दिया है, यानी ये इनमें से किसने जो है क्रमवाचक का सिद्धांत दिया? पहला ऑप्शन क्या आपका? हिक्स और एलन, रॉबर्टसन, मार्शल, और इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि जो क्रमवाचक सिद्धांत जो है आपका हिक्स एंड एलन ने दिया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? निम्न
निम्न में से, ठीक है, निम्न में से मांग का एक नियम है, निम्न में से मांग का एक नियम है, क्या है? गुणात्मक कथन है, मात्रात्मक कथन है, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आप लोगों का जो है गुणात्मक कथन है। देखिए स्टूडेंट, एक इन्फॉर्मेशन और आप लोगों को हम दे रहे हैं कि कल की क्लास में, ठीक है, जो कल की क्लास जो हमारी होगी, तो वो एमए के जो आप लोगों के अगर सीनियर हैं, हालांकि विद्यापीठ में आपका माइनर सब्जेक्ट तो हट गया है, लेकिन जो है कहीं कहीं यूनिवर्सिटी में आप लोगों का माइनर एमए में भी चल रहा है। तो कल आप लोगों के जो सीनियर हैं उनका हिंदी का हम माइनर पेपर लगाएंगे, ठीक है, सोशल मीडिया एवं हिंदी पेपर का नाम है। तो जो बच्चे हमारे, अगर आपके भी रिलेशन में कोई जो है एमए कर रहा है, अगर उसका हिंदी सब्जेक्ट माइनर हिंदी सब्जेक्ट है, तो कल एमए वालों की क्लास लगेगी इसी चैनल पर, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, समूह का विचार किसने दिया? ठीक है, देखिए समूह का विचार किसने दिया, तो इसका डायरेक्ट हमने आंसर लिख दिया स्टूडेंट कि चैम्बरलिन के द्वारा जो है समूह का जो है विचार दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि नौ समृद्धि सिद्धांत खाली स्थान पर जोर देता है। जो नौ समृद्धि है, जो नौ संवृद्धि है, वह जो है किस पर मतलब जोर देता है? नौ का मतलब क्या होता है? नया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पहला ऑप्शन क्या है? ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है नवोन्वेषण, तीसरा ऑप्शन है तकनीक, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी वाला जो है आपका सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि एक अर्थव्यवस्था, ठीक है, एक अर्थव्यवस्था अच्छे तरीके से कार्य कर रहा है जब क्या? बेरोजगारी कम हो रही है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है मुद्रा स्फीति कम हो रही है, जिसका ऑप्शन उपरोक्त दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका उपरोक्त दोनों वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किन्स के अर्थव्यवस्था में क्या सही है, ठीक है। जो किन्स ने अर्थव्यवस्था दिया था, तो उनमें से क्या सही है, क्वेश्चन आपका ये पूछ रहा है। पहला ऑप्शन क्या है? अधिक समग्र मांग मुद्रास्फीति पैदा करती है। दूसरा ऑप्शन है कम, यहाँ पर कम होगा, ठीक है, काम नहीं, कम समग्र मांग बेरोजगारी पैदा करती है। तीसरा ऑप्शन है उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आप लोगों का आंसर कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त दोनों वाला सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, फिलिप्स वक्र, ठीक है, फिलिप्स वक्र खाली स्थान को दिखाता है, क्या दिखाता है? पहला ऑप्शन क्या है आपका? मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच प्रतिलोम संबंध। दूसरा ऑप्शन है मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच अनुपातिक संबंध। तीसरा ऑप्शन है मुद्रा एवं बेरोजगारी के बीच कोई संबंध नहीं। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा कि मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच अनुपातिक संबंध होता है। क्या फिलिप्स वक्र जो है क्या दिखाता है? तो मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी के बीच एक अनुपातिक जो संबंध होता है, अनुपात का जो संबंध होता है, वही दिखाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि फिलिप्स वक्र खाली स्थान है अर्थशास्त्री के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन क्या है? विल फिलिप्स। दूसरा ऑप्शन है पॉल सैमुअलसन। तीसरा ऑप्शन रॉबर्टसन। चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो जो फिलिप्स वक्र है वह किस अर्थशास्त्री के नाम से जानते हैं? तो विल फिलिप्स के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं स्टूडेंट? विल फिलिप्स के नाम से जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आप लोग बहुत ध्यान से इसको देखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि फिलिप्स वक्र अनुसार, ठीक है, एक मिनट, हाँ देखिए, फिलिप्स वक्र अनुसार मुद्रास्फीति ऊंची होने की दशा में बेरोजगारी होगी, क्या होगी? ऊंची यानी बढ़ेगी, कम कोई संबंध नहीं, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका कम हो जाएगा। जब फिलिप्स वक्र के अनुसार मुद्रास्फीति जो होगी, स्फीति जो होगी ऊंची की दिशा में, तो बेरोजगारी क्या होगी? ऑटोमेटिक जो है कम हो जाएगी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि फिलिप्स वक्र केवल खाली स्थान में कार्य करता है, कब? अल्पकाल में, दीर्घकाल में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा जो फिलिप्स वक्र होता है वो क्या है? अल्पकालीन होता है। अल्पकालीन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट की कम समय का। अल्पकालीन का मतलब क्या होता है? कम समय का होता है। क्या? फिलिप्स वक्र जो होता है वो कम समय का होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि उपभोक्ता कीमत सूचकांक खाली स्थान है
को मापने के लिए प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन क्या दिया है, जीवन यापन लागत, दूसरा ऑप्शन है कीमत स्फीति, तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त दोनों। अब देखिए स्टूडेंट, फिर से आप लोगों को हम बता दे रहे हैं कि यहाँ इस चैनल पर जो है आप लोगों का को करिकुलर की क्लास और उसके साथ साथ आप लोगों का माइनर क्लास जो है माइनर क्लास और साथ साथ आप लोगों को जो है गृह विज्ञान की भी क्लास मैं इसी चैनल पर आप लोगों को देती हूँ। बहुत जल्द बीए सेकंड सेमेस्टर का गृह विज्ञान की भी क्लास मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो इस चैनल पर आप लोगों का लगभग देखिए माइनर पेपर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा, होम साइंस का पेपर आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा और प्लस को करिकुलर, ये तीन पेपर का आप लोगों का एक ही चैनल पर जो है कंप्लीट हो रहा है। तो अगर आप आज पहली बार वीडियो को विजिट कर रहे हैं स्टूडेंट, तो आप लोग जो है वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी जितनी भी वीडियो है आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि कीमत स्फीति बढ़ने की स्थिति में क्या होता है, जीवन यापन की लागत कम होती है, जीवन यापन की लागत बढ़ती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, जीवन यापन की लागत जो है बढ़ती है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, राष्ट्रीय आय की गणना की विधि कौन सी है। ठीक है, राष्ट्रीय आय की गणना की विधि जो है कौन सी है। पहला ऑप्शन क्या, आय विधि, मूल्य संवर्धन विधि, व्यय विधि और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका उपरोक्त सभी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, इनमें से कौन श्रम बल से बाहर है। ठीक है, श्रम बल से कौन बाहर है। पहला ऑप्शन क्या, रोजगार युक्त, बेरोजगार, छात्र और इनमें से सभी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट, आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि छात्र जो होते हैं वो श्रम बल से बाहर होते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि बेरोजगारी दर, ठीक है, क्या है, बेरोजगारी दर है, क्या है, बेरोजगार एवं श्रम बल का अनुपात। ठीक है, श्रम बल एवं रोजगार युक्त लोगों का अनुपात, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बेरोजगारी का मतलब क्या है, जिसके पास कोई रोजगार नहीं है। तो यहाँ पे देखिए श्रम बल तो है लेकिन रोजगार युक्त, तो यहाँ पे ये ऑप्शन इसलिए यहाँ पर गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा कि जो बेरोजगार और श्रम बल जो होते हैं इन दोनों के बीच के अनुपात से ही हम बताते हैं कि कितने लोग को जो है रोजगार मिला और कितने लोग जो हैं बेरोजगार हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि फिशर के अनुसार, ठीक है, फिशर के अनुसार मुद्रा की मांग खाली स्थान के लिए की जाती है, किसके लिए, लेन देन उद्देश्य, सट्टा उद्देश्य, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका उपरोक्त दोनों यानी सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा कि फिशर के अनुसार मुद्रा की मांग जो होती है किसके लिए होती है। तो याद रखिएगा कि उपरोक्त दोनों वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखिए 89 क्या है, मुद्रा के परिणाम सिद्धांतों के लिए इनमें से कौन सही है। पहला ऑप्शन क्या है, एमवी बराबर मुद्रा की आपूर्ति, पीटी बराबर मुद्रा की मांग, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 90 क्या है, इनमें से कौन मुद्रा के लिए नगद अवशेष प्रत्यागम संबद्ध है। तो पहला ऑप्शन क्या दिया स्टूडेंट, आपका अल्फ्रेड मार्शल, दूसरा है ए सी पिगू, तीसरा ऑप्शन है जे एम स्किंग्स और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो जो नगद प्रत्यागम मान से जो है कौन संबंधित होगा स्टूडेंट, तो याद रखिएगा कि यहाँ पे जो है आपका वो आपका ए सी पिगू होंगे। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। एक मिनट, हाँ, सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि मुद्रा के कैब्रिज, एक मिनट, यहाँ पे क्या है, ये आपका उपरोक्त सभी होगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पर सॉरी इसमें हम गलत, यहाँ पर उपरोक्त सभी वाले ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट, अगला प्रश्न हमारा क्या है, मुद्रा के कैब्रिज समीकरण जुड़े हुए हैं, मुद्रा के कैब्रिज समीकरण जो है किससे जुड़े हुए हैं, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, पहला ऑप्शन क्या है, मुद्रा के नगद अवशेष प्रत्यागम से, दूसरा ऑप्शन है मुद्रा के लेन देन समीकरण से, तीसरा ऑप्शन उपरोक्त दोनों, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर आपका
जो है 91 का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पर उपरोक्त दोनों सही हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, यहाँ पे क्या मुद्रा के नगद अवशेष प्रत्यागम भी होगा और क्या मुद्रा के लेन देन समीकरण भी होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, एक मिनट इसको प्रश्न, हाँ देखिए यहाँ पे क्या है आपका कि मार्शल के द्वारा परिणाम सिद्धांत यम बराबर के वाई में कुल मुद्रा की आपूर्ति किया जाता है, किसके द्वारा, यम द्वारा था, के द्वारा, वाई द्वारा और इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट कि आपका जो है यम के द्वारा जो है मार्शल के द्वारा परिणाम सिद्धांत एम बराबर के वाई जो है मुद्रा की कुल आपूर्ति के लिए होता है। तो यम क्या है, तो यम आपका जो है मुद्रा की आपूर्ति को दर्शाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते स्टूडेंट। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, देखिए ये आपका क्या है, लास्ट क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है आपका, मुद्रा से संबंध किन्स की नगद अवशेष खाली स्थान है के रूप में भी माना जाता है, किसमें, वास्तविक अवशेष प्रत्यागम, लेन देन प्रत्यागम, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो हम क्या बताएंगे स्टूडेंट, आपका उपरोक्त दोनों वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए आज के मॉडल पेपर में हमने आप लोगों का जो है टोटल जो है 93 क्वेश्चन आप लोगों का हमने कंप्लीट कर दिया। इससे बाहर जो है क्वेश्चन उतना नहीं आएंगे स्टूडेंट, और जैसे ही आप लोगों का एग्ज़ाम आता है स्टूडेंट एक और मॉडल पेपर हम डाल देंगे। इसमें आप लोगों का कुछ आज के जो मॉडल पेपर थे स्टूडेंट उसमें हम आप लोगों का जो है कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमने लिया था और कुछ नए क्वेश्चन है स्टूडेंट। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा, और इसी टाइप के क्वेश्चन जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। फिर से एक बार हम आप लोगों को अवगत करा रहे स्टूडेंट कि इस चैनल पर जो है आप लोगों का को करिकुलर, ठीक है, को करिकुलर की क्लास प्लस आप लोगों का जो है माइनर की क्लास, माइनर सब्जेक्ट चाहे जो भी हो उसकी क्लास इस बार भी हम लगाएंगे मॉडल पेपर के साथ। उसके बाद आप लोगों का जो मेजर में जो बच्चे हमारे गृह विज्ञान लिए हैं उनका क्लास जो है गृह विज्ञान और समाजशास्त्र, ये 2 विषय जो है आप लोगों को हम यहाँ पर इस चैनल पर पढ़ाते हैं। तो इस चैनल से जुड़ने से आप लोगों के 3 विषय जो है कंप्लीट हो रहे हैं स्टूडेंट। तो आप लोगों को इस चैनल पर कोई भी पे नहीं करना है स्टूडेंट, ये आप लोगों को फ्री एंड कॉस्ट यहाँ पर जो है अध्ययन कराया जाता है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल पर अगर आप पहली बार हैं तो फिर से आप लोगों को हम बता रहे हैं कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जितनी भी मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन रहेगी वो आप तक आसानी से पहुँच पाएगी। और आप लोग अपना जो है वैल्यूएबल कमेंट जरूर करिएगा कि आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी स्टूडेंट। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट, मिलते हैं हम अगली क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।